हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि हम लोगों को पता है कि हमने आपका जो है एमए फर्स्ट ईयर की सोशियोलॉजी का प्रथम सेमेस्टर के तो सारे वीडियोस हमारे हो चुके हैं। सेकंड सेमेस्टर में हमने पेपर 1 से रिलेटेड आपका यूनिट नंबर 1 पर हमने पूरा कंप्लीट करवा दिया है। यूनिट नंबर 1 काफ़ी बड़ा था आपका यूनिट नंबर 1। 9 दिन हमने लगातार आपको वीडियोज़ प्रोवाइड किया हुआ है, तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है पेपर 1 का तो आप जाकर के चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके एमए फर्स्ट ईयर सोशियोलॉजी सेकंड सेमेस्टर के पेपर नंबर 2 का यूनिट नंबर 1। और यूनिट नंबर 1 पर आज हमारी पहली वीडियो है, आज हमारा डे 1 है। ओके मेरे दोस्तों, आने वाली वीडियोज़ को अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए, आने वाली वीडियोज़ भी चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर दीजिए। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला वीडियो। तो जो आपका यूनिट नंबर 1 है, इस यूनिट नंबर 1 का नाम है आपका समंकों का संपादन। अब समंकों का संपादन क्या होता है, इससे आप क्या समझते हैं, इसके बारे में हमें इस वीडियो में जानना है, समझना है। तो देखो, इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस जो आपसे रिपीटेडली पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि आपको चीज़ें एक एक चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आ सके कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो हमको ऐसे ऐसे इस वे में आंसर देना है। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि समंकों का संपादन से आप क्या समझते हैं और प्राथमिक समंकों के संपादन की क्या प्रक्रिया है, उसका वर्णन करना है। तो देखो, ये समंक तथ्य है, उन तथ्यों को समूह को व्यक्त करने वाले अंक होते हैं। समंक जो है वो तथ्यों का जो समूह होता है ना, उसको व्यक्त करने वाले अंक होते हैं, तथा सांख्यिकी क्रियाएं इन्हीं समंकों को लेकर की जाती हैं। जबकि इन समंकों का जो संकलन है, उनका अध्ययन, उनको सरल रूप में प्रस्तुत करना ही क्या कहलाता है, सांख्यिकी कहलाता है। तो एक तरीके से अगर हम समंक को समझना चाहें तो समंक जो है अनुसंधान में के किसी विभाग के तथ्यों के जो संख्यात्मक विवरण है वो होते हैं, जिन्हें एक दूसरे से संबंधित रूप में प्रस्तुत किया जाता है, एक साथ कनेक्ट करके उनको प्रस्तुत किया जाए, वो कहलाता है समंक। अब समंकों के संपादन का अर्थ अगर समझा जाए, मीनिंग ऑफ एडिटिंग ऑफ डाटा। तो डाटा क्या होता है, संकलित सांख्यिकी जो है सामग्री में अशुद्ध और त्रुटियों की विविधता जांच करके उनमें आवश्यक संशोधन करने की क्रिया जो है वो समक संपादन कहलाती है। अब शुद्ध समक उपलब्ध करने के लिए विशेष योग्यता, अनुभव और सावधानी की आवश्यकता होती है। पैटर्न व टैबट के अनुसार उनका कहना है कि संपादन की क्रिया किसी भी रूप में एक महत्वहीन और नैतिक क्रिया नहीं है। वस्तुतः इस क्रिया के लिए विशिष्ट योग्यता, सतर्कपूर्ता, सावधानी और वैज्ञानिक निष्पक्षता की एक दृढ़ जो है लाइन होती है, जिसका पालन करना बहुत आवश्यक होता है। समकों का संकलन करने के बाद की जाने वाली जो संपादन की क्रिया है, उसमें समकों का क्रमबद्ध आयोजन, जांच और शुद्धता जो है संशोधन, ये शुद्धता का स्तर आदि को निश्चित करते हैं। समकों का संकलन करते समय जो है बहुत सी जो है अनावश्यक सूचनाएं और समंक एकत्रित हो जाते हैं। ऐसे जो अनावश्यक समंक हैं, उनकी छटनी करने का कार्य ही क्या कहलाता है, संपादन कहलाता है। इसी समंकों के संपादन की क्रिया समाचार अथवा पुस्तक के संपादन से मेल खाता है। वास्तव में समंकों का जो संपादन है वो संपन्न होने के बाद आंकड़ों में निखार आ जाता है। समंक जो है वो विश्लेषण के लिए तैयार हो जाते हैं। अब समंकों की शुद्धता के लिए संपादन कार्य काफ़ी आवश्यक होता है। यदि सामग्री थोड़ी ही है तो एक ही व्यक्ति संपादन संबंधी सभी कार्य कर सकता है, और यदि अनुसंधान बड़ा है तो संपादन कार्यों के लिए विभिन्न जो कार्य हैं, उन कार्यों को तमाम सारे लोगों में बांट दिया जाता है अलग अलग, कि तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है, तुम ये डाटा इकट्ठा करोगे, तुम ये डाटा इकट्ठा करोगे। अब बात करते हैं आगे, जो क्वेश्चन था आपका, प्राथमिक समकों के संपादन की प्रक्रिया क्या होती है। प्रोसीजर ऑफ एडिटिंग द प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा को एडिट करने का प्रोसीजर क्या होता है। तो देखो, जो प्राइमरी डाटा है उसका संकलन जो है वो प्रश्नवालियों के आधार पर किया जाता है। इन्हें क्या होता है, भेजने का कार्य या सूचक कहा जाता है, अथवा प्रगणकों द्वारा इन्हें पूछ पूछ करके भरा जाता है। दोनों की स्थितियों में समंकों में त्रुटि की संभावना रहती है। कई प्रश्नों के उत्तर जो है अस्पष्ट, अपूर्ण और जो है भ्रात्मक हो सकते हैं। जो है प्रमाणकों की असावधानी, प्रमाद और पक्षपात के कारण भी प्राप्त जो है उत्तरों में अशुद्धि प्राप्त हो सकती है। अतएव जो है प्राथमिक समकों का संपादन बहुत ही आवश्यक है, जिससे कि प्राथमिक समकों में आवश्यक सुधार किया जा सके और आगे चलने वाले प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो सके। अब इस पर अपना विचार रखते हुए जो है क्रास्टन और क्राउड के अनुसार जो है प्राथमिक समकों के संपादन के जो है निम्नलिखित कार्य होते हैं। जैसे प्राथमिक समक है, उनका संपादन करना, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपका संगठन करना पड़ेगा। यह कार्य जो है गणकों द्वारा किया जाता है और संपादकों को स्वयं ही करना चाहिए ये काम, जिससे कि चीज़ें समझ में आ सके, क्योंकि वो अगर इसको करे रहेंगे तो उनको वो डाटे वो चीज़ें समझ में आएंगी। दूसरा
चीज़ है आपका कोड नंबर लगाना, यानी कि ऐसा करने से क्या होता है, सार्डियन और विशेष रूप से यांत्रिक सार्डियन का कार्य आसान हो जाता है। जब आप एक कोड नंबर लगा देते हैं तो पता चलता है कि इसके बाद ये नंबर काम करेगा, ये नंबर ये चीज़ के लिए है, तो मतलब एक सीरीज बन जाती है आपका। अतः संपादक को अनुसूची में दी गई सूचनाओं के में कोड संख्या डालनी चाहिए। तीसरा है आपका अस्पष्ट प्रविष्टियों को पढ़ना, यानी कि यदि अनुसूचियों को पढ़ने में कठिनाई हो तो ऐसी अनुसूचियों को पढ़ने का कार्य जो है संपादन का है। इससे सार्डियन करने वाले का समय बचता है और परिणाम शुद्ध हो जाता है। यदि अनुसूची ना पढ़ी जा सके तो उसे वापस भेज देना चाहिए कि इसको ठीक करके फिर से भेजा जाए, जिससे कि हम उस चीज़ को पढ़ सकें और चीज़ों को अच्छे तरीके से एनालाइज किया जा सके। नेक्स्ट चीज़ है आपका प्रविष्टियों की जांच करना, यानी कि संपादक को प्रत्येक प्रविष्टि की जांच करनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कभी कभी जो है सूचना गलत खानों में भर दी जाती है। उदाहरण के लिए एक कॉलेज जिसमें कि छात्रों की संख्या अधिक है और गणक ने छात्राओं वाले खाने में छात्रों की संख्या भर दी और छात्र वाले खाने में छात्राओं की संख्या बढ़ दी, तो ऐसी त्रुटियां ना हो इसके लिए संपादक को क्या करना चाहिए, उसकी जांच करनी चाहिए। नेक्स्ट चीज़ है आपका अनुसूचियों की सत्यता की जांच करना चाहिए, यानी कि अनुसूचियां पूर्ण है या अपूर्ण है, इस बात की जांच जो है संपादक द्वारा करनी ही चाहिए। तो ये चीज़ होती है प्राथमिक जो है संपादन को प्रोसेस का, ये प्रोसेस होता है, ऐसे ऐसे प्रोसेस होता है, तो प्राथमिक संपादन जो है समकों का संपादन कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर, कि सांख्यिकी से आप क्या समझते हैं और इसके प्रमुख कौन कौन से प्रकार हैं उसके बारे में बताओ। तो देखिए, अगर हम सांख्यिकी की परिभाषा के बारे में बात करें, अर्थ के बारे में बात करें, तो सांख्यिकी शब्द का जो अर्थ होता है वो नंबर्स के आधार पर अलग अलग होता है। जब सांख्यिकी शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है तो उसका तात्पर्य वैज्ञानिक पद्धति या विज्ञान से है, जबकि सांख्यिकी शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है तो इसका अर्थ होता है आंकड़ों से रिलेटेड, और प्रायः जो है इससे इसके संकलन, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण का जो है विश्लेषण, इन सभी चीज़ों का क्या होता है, बोध होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम समझ पाते हैं। प्रोफेसर हॉरेस सेक्रेट के अनुसार जो है सांख्यिकी से हमारा तात्पर्य जो है तथ्यों के उन समूहों एवं उचित मात्रा की शुद्धता के अनुसार जो है, यहाँ पर देख लेते हैं कि सांख्यिकी से हमारा तात्पर्य तथ्यों के उन समूहों से है जो अगणित कारणों से पर्याप्त सीमा तक क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं, जो संख्याओं में व्यक्त किए जाते जो है एक उचित मात्रा की शुद्धता के अनुसार गिने या अनुमान किए जाते हैं, किसी पूर्व निश्चित उद्देश्य के लिए एक व्यवस्थित ढंग से एकत्र किए जाते हैं, जिन्हें एक दूसरे से संबंधित करके क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। एक अन्य परिभाषा दिया गया इसको लेकर के कि सांख्यिकी एक विज्ञान और कला है जो सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक और अन्य समस्याओं से संबंधित समकों के संग्रहण, वर्गीकरण, संबंध स्थापना, निर्वाचन, पूर्वानुमान, इन सभी के से संबंधित होती है ताकि निर्धारण उद्देश्य की पूर्ति किया जा सके। अब अगर हम बात करें इन सांख्यिकी की टाइप्स के बारे में, तो विभिन्न सामग्री की दृष्टि से सांख्यिकी को हम 5 भागों में बांट सकते हैं। 5 अलग अलग टाइप्स में इसको बांट सकते हैं, जिससे कि पहला आ गया आपका सैद्धांतिक सांख्यिकी, जो थ्योरेटिकल स्टैटिक्स है। इसका संबंध उन सूत्रों के निर्माण के विकास से है जिनका उपयोग जो है व्यवहारिक सांख्यिकी में जो है किया जाता है, जैसे कोटि अंतर विधि हो गया, तो इसके द्वारा सहसंबंध सूत्र का निर्माण जो है वो मानक त्रुटि के सूत्र के निर्माण, इन सभी चीज़ों के बारे में किया जाता है। दूसरा है आपका वर्णात्मक सांख्यिकी। इस सांख्यिकी का उद्देश्य किसी एक विषय से संबंधित प्रायः जो है सामान्य तथ्यों के संकलन, संगठन, प्रस्तुतिकरण व परिकलन से होता है। मूल्य आंकड़ों को जो है सार्थक व विवेचना योग्य बनाने के लिए व्यवस्थित करना और जो है आरेखीय आलेख द्वारा इनको जो है स्पष्ट करना, ये सांख्यिकी क्या है, क्षेत्र है। तीसरा है आपका अनुमानित सांख्यिकी। ये अनुमानित सांख्यिकी क्या होती है, तो इस सांख्यिकी का उद्देश्य क्या होता है, इस सांख्यिकी का उद्देश्य किसी एक समूह से संबंधित प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अथवा प्रतिदर्श द्वारा जो है आंकड़ों के आधार पर जो है संपूर्ण जनसंख्या अथवा समूह के संबंध में अनुमान लगाना होता है। इसके अंतर्गत जो है संभावनाओं, नियमों, मध्यमान की मानक त्रुटियों आदि मापदंडों के आधार पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संपूर्ण जनसंख्या के विषय में सरलता और शुद्धता से उसका क्या किया जाता है, अनुमान लगाया जाता है। नेक्स्ट चीज है आपका व्यवहारिक सांख्यिकी, अप्लाइड स्टैटिक्स। इस सांख्यिकी का क्षेत्र जो है ऐसे आंकड़ों का संकलन है जिसका उपयोग प्रायः राजनीतिक, आर्थिक, वाणिज्य और औद्योगिक क्षेत्र में होता है।
जैसे कि मतदाताओं की संख्या में कितना परिवर्तन आया, उत्पादन के स्तर में कितना परिवर्तन आया, जन्म मरण का जो लेखा जोखा होता है उसके अध्ययन के अंतर्गत इस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, जिससे प्रायः सूचकांक यानी कि एक इंडेक्स नंबर का व्यापक रूप हमें सामने देखने को मिलता है। और नेक्स्ट जो है आपका भविष्य कथानक सांख्यिकी। भविष्य कथनात्मक सांख्यिकी क्या होती है? तो इस प्रकार की सांख्यिकी का उद्देश्य होता है कि भविष्य की घटनाओं के विषय में हम पहले से प्रेडिक्शन कर सकें। इसमें दो या दो से अधिक चरों में जो है व्याप्त सह संबंध गुणांक का पता लगा करके उसके आधार पर दो या अधिक चरों के विषय में क्या की जाती है? भविष्यवाणी की जाती है। तो यह था आपका सांख्यिकी के बारे में हमने डिस्कस किया और सांख्यिकी के टाइप्स के बारे में समझा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन में, सांख्यिकी का आखिर काम क्या है और इसकी सीमाएं क्या है, इसकी लिमिटेशंस क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं फंक्शंस ऑफ स्टैटिक्स, सांख्यिकी के काम क्या हैं। तो देखो, पहला सांख्यिकी का कार्य है कि सांख्यिकी जो है यह तथ्यपूर्ण तथा संबंधित आंकड़ों का एक तरीके का संकलन करती है और यह एक जो है प्रतिनिध्यात्मक प्रतिदर्श के चयन और संबंधित प्रदत्त जो सामग्री है उसके संकलन में काफ़ी सहायक होती है। नेक्स्ट चीज़ है आपका सांख्यिकी मूल आंकड़ों और प्राप्त अंकों को आवृत्ति वितरण से जो है परिवर्तित करती है, आरेखाओं व आलेख चित्रों के द्वारा उसको सरल और स्पष्ट करती है, जिससे उसके विवेचन व विश्लेषण में काफ़ी सुविधाएं हमें देखने को मिलती हैं। तीसरी बात किया जाए तो सांख्यिकी जो है वो प्रदत्त सामग्री का विश्लेषण है। विभिन्न सांख्यिकीय मापों जैसे कि केंद्रीय प्रवृत्ति का माप हो गया, जो है विचलनशीलता हो गया, सह संबंध का जो स्थिति मान है, इन सभी के परिकलन द्वारा आंकड़ों के परिकलन, विवेचन, तुलनात्मक अध्ययन, इन चीज़ों में हमें सांख्यिकी के द्वारा सहायता मिलती है। नेक्स्ट चीज़ है चौथा कि सांख्यिकी जो है वो सह संबंध गुणांक के आधार पर सामान्यीकरण और भविष्य कथनों में सहायता करती है। नेक्स्ट है आपका सांख्यिकी जो है गुणात्मक तथ्यों को मात्रात्मक रूप प्रदान करती है। इसमें अमूर्त तथ्यों को संख्यात्मक आंकड़ों में व्यक्त किया जाता है, जिससे कि उनका क्या हो सके, वस्तुनिष्ठ विवेचन और तुलनात्मक अध्ययन किया जा सके, कि इसको कंपेयर किया जा सके। अगली चीज है आपका सांख्यिकी अनुसंधान के क्षेत्र में परिकल्पना का निर्धारण व परीक्षण करती है। परिकल्पना की परीक्षण हेतु जो है यथोचित वैज्ञानिक पद्धति व विश्वास की आवश्यकता होती है और विश्वास के स्तर पर निर्धारीकरण जो है सांख्यिकी के द्वारा ही किया जा सकता है। नेक्स्ट चीज है आपका प्रायः केंद्रीय प्रशासन के विभिन्न विभाग जानकर सूत्रों से जनहित के लिए उपयोगी आंकड़ों का संकलन करते हैं और उनका जो है संपादित रूप जनता के हित में जनसंपर्क के माध्यम में क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट इसका काम है कि सांख्यिकी जो है यह नीति निर्माण में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट योगदान देती है। व्यवहारिक सांख्यिकी प्रशासन व जनता के सम्मुख ऐसे आंकड़े लेकर के आती है जिससे शासन की नीति निर्धारण में काफ़ी जो है भूमिकाएं मिलती हैं, काफ़ी सहायता मिलती है। तो काम तो हमने देख लिया। अब बात करते हैं सांख्यिकी की कुछ लिमिटेशंस हैं, लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिक्स। ये जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक महत्वपूर्ण और उपयोगी विज्ञान होते भी इसकी कुछ लिमिटेशंस है, जहाँ तक ही हम इसका यूज कर सकते हैं, हमेशा नहीं हो सकता किसी भी चीज़ का उपयोग। तो सांख्यिकी समूहों का अध्ययन करती है, व्यक्तिगत इकाइयों का नहीं। उदाहरण के लिए यदि किसी स्थान पर 4 व्यक्ति रहते हैं जिनकी मासिक आय 3000, 5000, 6000 और 800 रुपये हैं, तो इनकी औसत जो आय होगी वो होगी 3750 रुपये। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि लोग संपन्न हैं, परंतु चौथे व्यक्ति की कम आय को ध्यान में नहीं रखा जाता है। यानी कि एक तरीके का एवरेज निकाल दिया गया कि चारों व्यक्तियों की जो औसत आय है वो 3750 है, लेकिन 3750 में एक व्यक्ति की केवल 800 रुपये है। यानी कि यहाँ पर तो देखा जाए तो 4 से 5 गुना ज़्यादा मतलब उसकी जो एक आय निकल रहा है। तो ये क्या करता है, समूह का अध्ययन करता है, एक व्यक्ति के बारे में इसमें बात नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज़ है सांख्यिकी के परिणाम असत्य सिद्ध हो सकते हैं। यदि उनका अध्ययन बिना संदर्भ के किया जाए तो जो परिणाम निकलेगा वो गलत निकल सकता है, क्योंकि डाटा अगर गलत आ गया तो परिणाम भी गलत आ सकता है। तीसरी चीज़ है आपका सांख्यिकी किसी समस्या के केवल संख्यात्मक स्वरूप का अध्ययन करती है। इसमें गुणात्मक स्वरूप जैसे कि ये कितना सत्य है, कितना बुद्धिमानी है, ईमानदारी है, इस चीज़ का अध्ययन संभव नहीं है। नेक्स्ट चीज़ है आपका सांख्यिकी जो है वो समकों के एकरूपता और संजातीय होना आवश्यक है। नेक्स्ट है आपका कि सांख्यिकी के जो नियम है वो दीर्घकाल में औसत रूप में सत्य होते हैं। दीर्घकाल के लिए यदि कहा जाए कि भारतीय काले होते हैं तो कथन औसत रूप से ही सत्य है, सामान्य रूप से नहीं सत्य है, औसत रूप से ये सत्य है। नेक्स्ट चीज़ है आपका सांख्यिकी रीतियों के प्रयोग से ज्ञान परिणाम सदैव सर्वोत्तम नहीं होते हैं। उनकी जो रीतियाँ हैं उनका प्रयोग सावधानी के साथ करना चाहिए, अदरवाइज चीज़ें गलत भी हो सकती हैं। नेक्स्ट इसकी लिमिटेशन ये है कि सांख्यिकी का उचित प्रयोग इसकी प्रणालियों को ठीक करने वाले व्यक्ति ही कर सकते हैं, अदरवाइज प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट चीज़ है आपका सांख्यिकी केवल साधन प्रस्तुत करते हैं, समाधान प्रस्तुत नहीं करते हैं।
तो नेक्स्ट चीज है जो है साधन प्रस्तुत करते हैं, सामान्य नहीं करते हैं। सामान्य व्यक्तियों में समकों के प्रति दो प्रकार की विरोधी धारणाएं मिलती है। अगर एक नॉर्मल व्यक्ति से पूछा जाए तो जो समक है, डाटा है, उसके प्रति दो विरोधी चीजें आती हैं। कुछ व्यक्तियों को इस पर जो है बहुत अटूट विश्वास होता है और उनका मत होता है कि जो ये डाटा है वो झूठ नहीं बोलते हैं, तथा संख्यात्मक आधार पर निकाला गया निष्कर्ष जो होता है वो सत्य होता है। जबकि इसके विपरीत कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि जो इस विज्ञान, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस विज्ञान को व्यर्थ, अनुपयोगी और अविश्वसनीय मानते हैं। अब उनके जो है अविश्वास करने के पीछे कारण क्या है? क्योंकि विश्वास के पीछे कारण है कि डाटा है, लोगों का पूरा डाटा इकट्ठा किया गया है और उसके आधार पर किसी फैक्ट पर पहुंचा जा रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं जो विश्वास नहीं करते हैं, उनके पीछे रीजन क्या है? तो वो कहते हैं कि आंकड़ों को ऊपरी तौर पर देखने पर कुछ पता नहीं चलता है, ये आंकड़े बनावटी या सचमुच इकट्ठा किया गया है, क्या पता। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप आंकड़ा इकट्ठा करते हो, कहीं पर भी कोई टेस्ट किया जा रहा है या कहीं पर भी कोई जो है मान लिया कि प्रैक्टिकल किया जा रहा है, तो हम जाते हैं डाटा इकट्ठा करने। हम मान लिया एक गांव में गए और वहाँ के लोगों की विचारधारा कुछ अलग है, हमने वहाँ से डाटा इकट्ठा कर लिया। मान लिया हमें वो लोग मिल गए जो उस चीज़ के बारे में अच्छा समझते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो गलत भी समझते हैं। तो अगर हमने उन लोगों से ही डाटा ले लिया जो अच्छा समझते हैं, तो हमारे तो डाटा अच्छा हो गया, जो कि रियलिटी से अलग भी हो सकता है। तो वो उस तरीके से डाउट किया जा सकता है। दूसरी चीज़ है, कभी कभी एक ही विषय के परस्पर विरोधी आंकड़े मिलते हैं और सत्य का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। मान लिया कोई गया और उसने किसी चीज़ के बारे में पूछा, मान लिया किसी पार्टी के बारे में अपना ओपिनियन पूछा, और मान लिया उसी पार्टी को फॉलो करने वाले लोग मिल गए, तो उन्होंने अच्छी अच्छी बातें बता दिया। और दूसरा व्यक्ति गया जिसको उस पार्टी का विरोध करने वाले और दूसरी पार्टी का सपोर्ट करने वाले मिल गए, अब वो उसके बारे में गलत बता देगा। अब वो भी व्यक्ति डाटा निकाल रहा है, वो भी व्यक्ति डाटा निकाल रहा है, लेकिन क्या हो जाएगा, डाटा में प्रॉब्लम आ जाएंगी क्योंकि विरोधी आंकड़े मिल गए और दोनों ही डाटा के आधार पर बात किया जा रहा है। तो किसको नकारा जाए, किसको स्वीकार किया जाए, तो ये लिमिटेशंस है। तीसरी चीज़ है आपका, कभी कभी जो है व्यवहारिक रूप से जो बात स्पष्ट दिखाई देती है, आंकड़े उसके विपरीत बात की ओर इशारा करते हैं। जैसे कि यदि सरकार किसी समय मूल्यों में कमी में आंकड़े प्रदर्शित करे जबकि बाजार में मूल्य बढ़ रहे हों, तो लोग इसको संदेह की दृष्टि से देखते हैं कि कहा जा रहा है कि देश में हमने जो है महंगाई कंट्रोल कर लिया। लेकिन हम जब नॉर्मल रूप में जाकर के मार्केट में देखते हैं तो हमें तो सारी चीज़ें महंगी महंगी मिल रही हैं। तो कभी कभी उस पर क्या होता है, संदेह की दृष्टि से देखने लगते हैं। नेक्स्ट चीज़ है आपका, कभी कभी समकों की शुद्धता की जांच ना करने पर और तनिक भी असावधानी बरतने पर भ्रमपूर्ण और अशुद्ध परिणाम निकल करके आ जाते हैं। नेक्स्ट चीज़ है आपका, सांख्यिकी विज्ञान की कई सीमाएं हैं, यदि उनको ध्यान में रखें, बिना सांख्यिकी का प्रयोग निर्वचन में किया जाए तो परिणाम जो होता है वो काफ़ी भ्रम, काफ़ी डाउट्स जो है लेकर के आते हैं सामने। तो इस तरीके से हमने जो इसके थोड़े से दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस थे उनका डिस्कस कर लिया है इस वीडियो में। अब आगे हम जिसके इससे रिलेटेड लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन जो समकों से रिलेटेड है उस पर हम बात करने वाले हैं अगले वीडियो में। तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल पर विजिट करके आप वो वीडियोज़ देख सकते हैं। एंड आने वाली वीडियोज़ को आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिए। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।